आखिर कमरे के पीछे क्या बातचीत हुई है जिसने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल क्या मिडिल ईस्ट में जो संकट चल रहा है उस बीच चाइना और रशिया कुछ बड़ा दांव चलने वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई है। लेकिन उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है इसको लेकर हर कोई जानना चाहता है। लेकिन हाल ही में शी जिनपिंग ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट को कियास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। तो अब सवाल ये है, क्या ये शांति की अपील की जा रही है या फिर दोनों ही देश चाइना और रशिया अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉर रूम और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो पुतिन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई है वो किन मुद्दों को लेकर हुई है और क्या कुछ होने वाला है। तो जान लेते हैं अपने सहयोगी भावना और अभिषेक से। क्या लगता है भावना? देखो, अब ट्रंप पहुंच गए थे, उसके बाद बीजिंग की धरती पर जिनपिंग से मुलाकात हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात तो फिक्स थी कि पुतिन भी आएंगे। पुतिन से क्या कुछ बातें होंगी वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि पुतिन की ये 25वीं जो थी चाइना की यात्रा थी। अब बात करते हैं उन अहम मुद्दों पर कि जिनपिंग और पुतिन के बीच क्या बात हुई। खासकर हमारे दर्शकों को सबसे ज्यादा जो क्रियोस होगा ना वो ईरान को लेकर होगा। ईरान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच क्या बातचीत हुई, क्योंकि पुराने दो दोस्त 25वीं बार चीन में मिल रहे हैं। तो किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई, जरा उन पर नजर डाल लेते हैं। दोनों नेताओं ने बातचीत के बाद पुतिन ने इसे फलदायी बताया। देखिए, दोनों नेताओं की बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, लेकिन इसको पुतिन ने जो है फलदायी बताया। तो कहीं ना कहीं कई मेन पॉइंट्स पर बातचीत हुई होगी और ईरान के मुद्दे पर भी बात हुई होगी। फिर दोनों नेताओं ने जॉइंट स्टेटमेंट एक जारी किया। अब उस स्टेटमेंट में क्या था कि हमें स्ट्रेटेजिक बातचीत को मजबूत करना होगा। तो स्ट्रेटेजिक बातचीत क्या होगी? क्या इसमें ट्रंप को कुछ उसको आईना दिखाना है या फिर उसे बताना है कि जो उसने 5 शर्तें रखी थी ईरान के लिए वो गलत है? क्या कुछ पॉइंट्स होने वाले हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है पुतिन ने ये बात कही है कि हम दोनों देश स्ट्रेटेजिक बातचीत करेंगे। इसके अलावा ईरान युद्ध के लिए अमेरिका को निशाने पर लेते हुए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत पर जोर दिया गया। ये सबसे मेन पॉइंट जो है मुझे इन दोनों की बातचीत का नजर आया कि वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत पर जोर दिया गया। रूस और चीन ने कहा कि न्यायपूर्ण और बेहतर वैश्विक व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि देखिए अभी तक अमेरिका को तान्या सुपर पावर कहा जाता है। अभिषेक, अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रंप वो दबदबा बनाते आए हैं। लेकिन अब पुतिन और जिनपिंग ने खुद से ये कह दिया है कि अब जो है दबदबा खत्म करना होगा, ट्रंप का दबदबा कहीं ना कहीं खत्म करना होगा और हमें जो है एक स्ट्रेटेजिक एक पॉइंट पर पहुंचना पड़ेगा जिससे ईरान का मुद्दा कहीं ना कहीं सॉल्व हो सके। बिल्कुल भावना और अभिषेक, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि अभी हाल ही में जो देखा गया है कि ईरान मतलब कि रशिया और चाइना कहीं ना कहीं पुतिन को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पुतिन अमेरिका के तो दोनों ही देशों से अच्छे संबंध है, तो ऐसा क्यों? और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप मिलकर भी गए हैं शी जिनपिंग से, उसके बावजूद भी शी जिनपिंग के स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं। और इवन अगर देखा जाए तो पुतिन भी कहीं ना कहीं अच्छी दोस्ती थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात भावना ने कहा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर, यानी देखिए ट्रम्प क्या चाहते हैं, वो G2 की बात करते हैं। हाँ। वो सोचते हैं कि मैं अमेरिका और चाइना यही 2 पावर हो जो पूरे वर्ल्ड पे दबदबा दिखाए। लेकिन भावना, ये समय बदल गया है और पुतिन ने भी ये बात कही और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग ने भी ये बात पे सहमत हुए कि हाँ ठीक है, अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो यूनिपोलर नहीं होगा, बाईपोलर नहीं होगा, बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। रसिया, चाइना और अमेरिका, ये 3 देश हैं जो इस वर्ल्ड को चलाएंगे। इसके अलावा भी अगर उभरती हुई पावर की बात करें तो हमारा देश इंडिया भी एक अग्रसर है एक पावर में होने में, लेकिन उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो बात करें इन 3 देशों की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये है मल्टीपोलर वर्ल्ड, और इसकी सबसे बात ट्रंप का नहीं चलेगा। और अगर आप देखेंगे भावना, जो ये विजिट था, अगर इससे पहले 1 हफ्ते पहले जब ट्रंप आए और अब पुतिन आए, तो इन दोनों का जिस तरीके से विजिट था वो बहुत अलग था। ट्रंप मीडिया में ये फैल रहा है कि ट्रंप को उतनी इज्जत, उतना भाव नहीं मिला जितना पुतिन को मिल रहा है। और खासकर यूरोप और अमेरिका ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि हम जब युद्ध शुरू हुआ 2022 में यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो सोचे कि भाई हम रसिया को एक साइड लाइन कर देंगे, पूरे वर्ल्ड से उसको हटा देंगे। लेकिन आज जिस तरीके से भव्य स्वागत हम कहेंगे
पुतिन का हुआ, ये देखकर खासकर अमेरिकी बहुत एकदम नाखुश है। मैंने कई सारे टीवी चैनल्स उनके देख रहे थे, जो उनके मेन जो एक्सपर्ट थे वही बात कर रहे थे, वो नाखुश थे खासकर डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि वो जो उनकी कोशिश थी इससे बाइडन के दौर में कि रसिया साइड था, और बिल्कुल साइड था, क्योंकि ना उनका इंडिया के साथ कोई दौरा हुआ और चाइना के साथ भी बहुत कम, देश में बहुत कम जाया करते दूसरे देश में। लेकिन अब की बात करें तो अब जो रसिया है वो एक उभर रहा है, जैसे जो बात होती है मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात होती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है, उसमें रसिया अब आगे चल रहा है। अब हम बात करते हैं विजिट क्यों हुई, क्या उनको ऐसा क्या था कि भाई पुतिन को चाइना वापस चाइना जाना पड़ा, क्योंकि चाइना अगर बात करें तो आज रसिया और चाइना का जो अगर ट्रेड की बात करें तो 240 बिलियन डॉलर है। यहाँ पे एक चीज़ और है जो आपने कहा कि भाई अब अमेरिका का नहीं चलेगा, क्योंकि अगर देखें तो डॉलर का दबदबा है पूरे वैश्विक स्तर पे, जो हम ट्रेड करते हैं एक ही है, वो डॉलर है। लेकिन अब अगर देखें तो युआन और जो रूबल है जो रशिया का वो है, इन दोनों में ट्रेड करने की कोशिश हो रही है। ब्रिक्स भी इसीलिए बना था, ब्रिक्स भी बना था कि भाई हम डॉलर को चैलेंज करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा डॉलर को चैलेंज करने में। लेकिन खासकर चाइना और रसिया जिस तरीके से अभी बात रख दी गई है ना, कहीं ना कहीं इस पर बात रख दी गई है कि डॉलर का दबदबा कम होगा। अमेरिका जो अपनी सुपर पावर बात करता रहता है, वो कहीं ना कहीं दबदबा अब कम करा जाएगा, ताकि ट्रम्प को ये समझ में आए कि हर देश इक्वली इंपॉर्टेंट है। हमेशा अमेरिका फर्स्ट नीति काम नहीं आती। जैसे कि आपको भी पता है अभिषेक, जिस तरीके से 5 शर्तें रखी गई, आप भी जानते हैं वो शर्तें सारी अमेरिका के हक में थी। ईरान ने सिर्फ अपना मुआवजा मांगा था और ये बोला था कि हमारा जो प्रॉपर्टीज है उसका 25% दे दो, लेकिन उसका भी जो है मना कर दिया गया। देखिए अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है आज से नहीं, बल्कि 1940 से जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जब नए इंस्टीट्यूशन बने, तो वहाँ से जो बड़े थिंकर आए, जाके मनगंठाऊ की बात करें, जोसेफ नावी की बात करें, तो इन लोगों का जो पॉलिटिक्स ये चला रहे थे, तो उनका वहाँ से शुरू हुआ रियलिज्म, यथार्थवाद की नीति, कि यानी अब अमेरिका उस तरीके से दानवीरता नहीं दिखाएगा जैसे वो पहले दिखाता था। अब उसका जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे वो करेगा। वो अभी आपने ईरान का टॉपिक उठाया कि जो शर्तें रखी, क्योंकि उसमें अमेरिका का फायदा है, अमेरिका फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, बहुत नीचे तक गिर सकता है, ये जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हम बात कर रहे हैं पुतिन का दौरा, पुतिन और ट्रम्प के बीच में जिस तरीके से दोस्ती कहें वो बिल्कुल नहीं, लेकिन ट्रम्प जब इसमें खासकर पुतिन जब ये ट्रम्प का चुनाव हो रहा था, उसमें कहें कि ट्रम्प हमारे अच्छे दोस्त नहीं है, वैसे हैं, तो ये सब चीज़ें बातें चल रही थी। लेकिन पुतिन को ये चीज़ जैसे आपने बताया कि जो ब्रिक्स का मुद्दा उठा या करेंसी की बात हुई कि भाई डॉलर का ही डोमिनेंस रहेगा पूरे वर्ल्ड में, बाकी और कोई नहीं रहेगा, डॉलर और यूरोप का जो चीज़ है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप तो एक ही है, एक ही थाली के चट्टे पट्टे, तो हम आप सब जानते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें तो 240 बिलियन डॉलर के जो से ज़्यादा जो व्यापार हो रहा है ये रूबल और युआन में हो रहा है। आज रशिया चाइना को जो गैस हो या एनर्जी हो, जो भी हो, सब सप्लाई कर रहा है, और उसमें जो भुगतान कर रहा है वो रूबल और युआन में हो रहा है। तो थोड़ा बहुत डॉलर पे डोमिनेंस का ये खतरा बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ यही 2 देश कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो पुतिन का दौरा था, क्योंकि पुतिन खासकर रसिया फंसा हुआ है किसमें, यूक्रेन युद्ध में, उसको लगा था भाई कि हम 1 हफ्ते में युद्ध वगैरह मतलब साइड कर देंगे, जीत जाएंगे। और खासकर जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका ने मिलकर सैंक्शन लगाए, उन्होंने क्या सोचा कि रसिया टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो चाइना अगर ना होता तो हाँ रसिया टिक नहीं पाता। लेकिन आज जो चाइना है वो खुल के नहीं, वो न्यूट्रल है, लेकिन खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अगर आप देखें जो पुर्जे हैं, वार मशीनरी हैं, उनको वो फंड कर रहा है। जो अगर आप देखें तो 500 से ज़्यादा जो ड्रोन है वो अमेरिका माफ कीजिएगा रसिया भेजे गए, और रसिया से कहाँ गए, यूक्रेन में गए, तबाही मचाए। और वहीं चाइना, ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना रसिया को दे रहा है, चाइना यूक्रेन को भी सप्लाई कर रहा है ड्रोन। तो ये पॉलिटिक्स है, खासकर देखना होगा जिस तरीके जियो पॉलिटिक्स में बढ़ रही है। सबके बीच अभिषेक, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि चाइना की कहीं ना कहीं बोलबाला हो रहा है इन दिनों में? बिल्कुल चाहे वो अमेरिका से हो या फिर किसी से भी, कोई भी देश से हो, तो कहीं ना कहीं आपको ही नहीं लग रहा कि दबदबा हो? जी देखिए, मैं बात करूं दबदबा इस समय चाइना का बहुत बड़ा है। जब से ये युद्ध चला है, जब से ये ट्रम्प सेकंड की जो आए हैं सत्ता में, जब से वो मागा की बात करते हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, तो देखिए पहले क्या था, यूरोप और अमेरिका में बहुत अच्छी दोस्ती थी, समझ भी थी, नाटो के सदस्य हैं दोनों। लेकिन अब जो बात की जाए डोनाल्ड ट्रम्प की, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके बात आपने भावना किया कि जो डोमिनेंस की बात है, जो खासकर अमेरिका चाहता है कि हमारा भी रहे, लेकिन अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रम्प को ये समझना होगा कि अमेरिका अब वो डिक्लाइन के मोड पे है। अब जो उभरता हुआ पावर है वो है चाइना। क्यों उभरता हुआ पावर है? अगर आप देखेंगे 4-5 महीने, मई 2026 चल रहा है, जनवरी से लेकर के मई चल रहा है मई का महीना चल रहा है, तो इसमें अगर देखेंगे तो कनाडा के प्रधानमंत्री आते हैं,
फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं, इसके अलावा बात करें तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आते हैं। तो आज देखें तो चाइना खासकर नई वर्ल्ड ऑर्डर में एक सेंटर बन के उभरा हुआ है भावना। बिल्कुल, देखिए ये तो आपकी बात। भावना, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये भी है कि नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच में अच्छे रिश्ते थे अगर देखा जाए, लेकिन अब ईरान के चक्कर में उनके रिश्ते और दोस्ती में दरार कैसे आ गई, ये समझना मतलब बहुत ज़रूरी है। देखिए ट्रम्प की जो नीति रही है ना, वो कहीं से भी ना बुराई नहीं लेना चाहते। ट्रम्प की ना एक नेचर रही है, ये शायद मुझे लगता है कि अभिषेक ये जग जाहिर हो चुका है कि ट्रम्प की ये नेचर रही है कि वो कहीं भी ना बुराई नहीं लेना चाहते, और अगर वो बुराई लेते हैं तो वो खुली लेते हैं। अब जैसे और उन देशों से बुराई लेते हैं जो उनसे छोटे हैं, जैसे कि ईरान से बुराई ले लेंगे या फिर कभी कभी पाकिस्तान को धमका देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन देशों के बस की नहीं है। खैर अभी ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि छोटा देश है तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहा, और ट्रम्प को भी कहीं ना कहीं उस चीज का डर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही दबदबा बनाते हैं ट्रम्प, जिनके ऊपर उनके छोटे देश हैं ना, ये तो बिल्कुल है ना। और इसके अंदर अगर हम बात करें नेतन्याहू की, तो कहीं ना कहीं नेतन्याहू ये पता है कि इजराइल एक उभरता देश है। इजराइल, अब ट्रम्प को ये पता है कि इजराइल से अगर दुश्मनी पाल ली ना तो कहीं ना कहीं उनको महंगी पड़ेगी। ऐसे में अब ट्रम्प जो है वो अब चीन से तो ये बात कर आए कि ईरान को समझाओ, सुलझाओ, उससे बातचीत, लेकिन इसके बीच में बात ये भी आई कि उन्होंने हर एक मिनट की रिपोर्ट जो है वो इजराइल भी जा रही है। ऐसे में इजराइल से 1 घंटा, मतलब नेतन्याहू से 1 घंटा बातचीत हुई है अब ट्रम्प की। अब ट्रम्प की उन चीज पे बातचीत क्या हुई, एक तरह से कैसे बहस हुई है। तो अब उन पॉइंट्स को जानते हैं कि बात किस चीज पर बहस हो गई। देखिए ईरान युद्ध को लेकर नेतन्याहू और ट्रम्प में तीखी बहस हुई, 1 घंटे झगड़ा तक हुआ, और 7वें आसमान पर था इजरायली पीएम का गुस्सा। यानी कि अब मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अभिषेक ये बोला गया होगा ट्रम्प को, इजराइल ने, नेतन्याहू ने ये बोला होगा कि भाई आप क्यों इतने मीठा बनने की कोशिश कर रहे हो, आप क्यों इतने सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, जब आपको पता है कि हम हमला करके पछाड़ सकते हैं ईरान को, तो इतने ऐसा गुस्सा करना लाजमी है मुझे लगता है। और इसके अंदर फिर अगर अब नेक्स्ट पॉइंट पर आए, नेक्स्ट बात करें, तो ट्रम्प ने नेतन्याहू को फोन करके ये बताया है कि मध्यस्तर युद्ध को खत्म करने और 1 महीने तक चलने वाली बातचीत शुरू करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट, यानी अब देखिए यहाँ पर कितने अच्छे बन रहे हैं ट्रम्प ने ये बोला कि मैंने ना ईरान को धमकी भरा एक लेटर ऑफ इंटेंट भेज दिया है। इस बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज जलडमरू मध्य, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने जैसे मुद्दे शामिल हैं। मतलब वही कि ट्रम्प ने जो 5 शर्तें, मुझे लगता है ये वही 5 शर्तें हैं जिनको ट्रम्प लेटर ऑफ इंटेंट बता रहे हैं, जिस पर सिर्फ अमेरिका फर्स्ट वाली ही बात है, मतलब सिर्फ अमेरिका अपना ही भला देख रहा है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच इन मुद्दों को लेकर जो है बहस हो गई, क्योंकि इजराइल कहीं ना कहीं बातचीत ईरान से करना ही नहीं चाहता है। इजराइल चाहता है कि अब सीधे या तो आर हो या फिर पार हो, लेकिन ट्रम्प की ना दोहरी नीति रहती है, ट्रम्प किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। अभिषेक आपका क्या कहना है इस पर? देखिए बिल्कुल भावना और अभिषेक, लेकिन यहाँ पर अभी जो हाल ही में हम देख रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो एक स्लोगन चला था हाल ही में, अमेरिका की बात करें कि अमेरिका सिर्फ अपना सोचते हैं, अपने देश का सोचते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में नो किंग्स के प्रोटेस्ट भी चले थे अमेरिका में। तो अगर मतलब अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इतना ही सोच रहे हैं अपने देश को लेकर, लेकिन वहाँ की जनता तो खुश नहीं है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ना तो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो वो नो प्रोटेस्ट लेके, जो नो किंग्स वाला प्रोटेस्ट चला था, वो किस लिए था जब डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए इतना ही सोच रहे हैं? देखिए जो आपने बताया कि नो किंग प्रोटेस्ट, बात करें अमेरिका में वैसे बहुत सारी पार्टी हैं, जो मेन पार्टी है वो है रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेसी, और जो नो किंग की जो प्रोटेस्ट हुआ था वो डेमोक्रेट्स के द्वारा किया गया था। उस समय रिपब्लिकन इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अगर बात करें अभी का जो टॉपिक चल रहा है उसमें उस पर रिपब्लिकन जो राइट विंग के लोग थे वो भी नाराज़ हैं, क्योंकि देखिए जो ये युद्ध चल रहा है ये खाली फोकट में वेनेजुएला गए, उसके बाद ईरान में फंसे हुए हैं, इनकी जो वार मशीनरी वो खर्चा हो रही है, अरबों डॉलर खर्चा हो चुके हैं, और अगर बात करें जो उनके ऑयल एंड गैस हैं वो भी महंगे हो गए हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ रहा है भावना? इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है आम जनता पे, जो आम लोग हैं इस पर पड़ रहा है, क्योंकि ये
उनकी ढीली हो रही है। चाहे अगर बात करें तेल की कीमतें इस समय आसमान छू रही हैं अमेरिका के अंदर, और उसके बाद अमेरिका के जो लोग हैं ये भी चाहते हैं कि ठीक है भाई वार वगैरह बहुत हो गया, आप मागा की बात कर रहे थे, आप अमेरिका के फर्स्ट की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाएंगे, लेकिन इसके चक्कर में आप जो अपने लोग हैं उसको अपने एकदम तरीके से एकदम प्रॉब्लम में फंसा दिया है। अब दूसरी बात पे आते हैं, हमने जो इजराइल पे मेरे से क्वेश्चन किया, इजराइल पे मुद्दा उठाया, क्योंकि देखिए जो ईरान, इजराइल और अमेरिका, हम तीन देश कहेंगे जो तीनों का युद्ध है, ये आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से है। एक टाइम था 1979 में, यही ईरान और इजराइल की बहुत अच्छी दोस्ती थी भाई, पूरे वेस्ट एशिया में क्या मतलब दोस्ती का मिसाल दिया जाता था, और यही अमेरिका इजराइल। लेकिन जब से वहाँ पे खामनेई आते हैं, सत्ता परिवर्तन होता है, और उसके बाद जो वहाँ के राजा थे वो वापस चले जाते हैं, तब से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, खासकर वेस्ट एशिया के अंदर और ईरान के अंदर। लेकिन ईरान तब से लेकर आज तक झुका नहीं है, आज वो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, और अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को, जिसके जो दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी है, जिसके पास टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में ये कोई शक नहीं है। जब बात करें उसकी जो वायुसेना है बहुत मजबूत है, थल सेना बहुत मजबूत है, हर एक मजबूती है, लेकिन फिर भी ईरान ने क्या पटकनी दी है, ईरान ने जिस तरीके से प्ले खेला है, जियो डिप्लोमेसी की है, जियो पॉलिटिक्स दिखाई है। देखिए क्योंकि उसको पता है कि वो अमेरिका के अंदर जाके वो प्रहार नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, जो अमेरिका के एकदम खास अच्छे खासे दोस्त हैं, जहाँ पे अमेरिका की बेस है, वहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया। किस पे सबसे ज़्यादा किया, उसको किया यूएई पे, सऊदी अरब पे, जो खासकर वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं उनके ऊपर ये किया। अगर हम अभी देखें तो इसमें फ़ायदा किसको हुआ भावना, ये अमेरिका फंसे हैं ईरान के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, अब क्यूबा के अंदर फंसने वाले हैं। जो क्यूबा का कुछ उखाड़ नहीं पाया है अमेरिका, आज से नहीं 1962 से लेकर के आज तक क्यूबा का कुछ उखाड़ नहीं पाया है। अभी क्या करते हैं वो देखने का होगा, भविष्य बताएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ, चाइना को हुआ। जैसे आपने कहा कि चाइना अब जियो पॉलिटिक्स में एक प्रमुख बिंदु बन गया है, केंद्र बन गया है, जहाँ हर एक देश, चाहे यूरोप की बात करें, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चाहे वो रशिया, जो सुपर पावर कंट्री हैं, पावर्स कंट्री हैं, वो आ रही हैं चाइना के अंदर। चाइना के सी जिनपिंग कहीं जा नहीं रहे हैं, चाहे बात करें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हों, उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री आए, मार्क कार्नी आए, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति आए, इटली की राष्ट्रपति आई, प्रधानमंत्री आई, तो ये सब देखें तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है भावना। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि चाइना कहीं जा नहीं रहा है और देश आ रहे हैं, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं इंडिया से बनाना चाह रहा है, क्योंकि ब्रिक्स के लिए अब चाइना जो है इंडिया आने की सोच रहा है। देखिए हो सकता है, क्योंकि देखिए इंडिया से उसको बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें, ट्रेड की बात करें, तो 100 मिलियन बिलियन, माफ़ कीजिएगा, बिलियन प्लस है, और इसमें प्रॉफिट किसको हो रहा है, चाइना को हो रहा है, क्योंकि चाइना सप्लाई ज़्यादा करता है, यानी $100 बिलियन वो सिर्फ और सिर्फ सप्लाई करता है, अपने जो कंपनी एक्सपोर्ट करता है, इसमें फ़ायदा चाइना को हो रहा है। तो चाहता है कि वो भारत को साथ में लेके चले। उसने बोला था ना कि अभी बीच में जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना में गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था, हाथी वाला वो डायलॉग मेरा था कि हम दोनों अगर साथ में रहेंगे तो हम जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कर सकते हैं, और जो हमारी जो आबादी है, अगर बात करें तो दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी चाइना और इंडिया, यानी 200 बिलियन प्लस, अब उनके लिए फ़ायदा होगा, यानी 20 से 30% जो दुनिया की आबादी है उनके लिए फ़ायदा होगा। इसलिए हम चाहते हैं साथ में आए। लेकिन भारत इतना वैसी कंट्री नहीं है। भारत के जो डिप्लोमेट हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हों या विदेश मंत्री हों या जयशंकर हों, उनकी जो रणनीति है, पता है कि चाइना एक हम वही भाषा वैसे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूँ, चाइना पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। चाइना एक ऐसे दोगला देश है, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि चाइना आज से, जब हमारा देश आज़ादी, यानी 1947 में हम आज़ादी मिले, और उस तरह में जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो नाम की बात कर रहे थे, वो एक जिस तरीके से बात करते थे कि भाई युद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांति से रहो, क्योंकि ये देश है अभी गरीबी में, क्योंकि उस समय ब्रिटेन कई सारे देशों को गुलाम बना के रखा था कि भाई अब अच्छे से रहें, सब कुछ करें। लेकिन चाइना ने फिर, क्योंकि चाइना को बड़ा करने की कोशिश है, चाइना ने आपको पता है तिब्बत को हथिया लिया, अरुणाचल पे दावा करता है, नेपाल को हथियाने की कोशिश करता है, उसके अलावा मंगोलिया को हथिया लिया, तमाम कंट्री को हथिया लिया। तो भारत चाइना पे इतना आसानी से भरोसा नहीं करेगा। लेकिन जो ये दोस्ती है पुतिन और चाइना की, ये दोस्ती हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है, इसका मैं रीज़न देता हूँ। क्योंकि आज भी अगर देखेंगे जितने जो फाइटर जेट्स हैं, या ब्रह्मोस हो गया, ब्रह्मोस किसका है, वो रसिया और भारत ने मिलकर बनाया है। अगर यही चाइना और रसिया चाइना के पे डिपेंडेंस हो जाएगा, तो उसका खतरा खासकर हमारे ऊपर आ जाएगा। चाइना ने हमारे बहुत सारी ज़मीनों को हथियार रखा है, और अगर फ्यूचर में कुछ होता है, क्लैश होता है, जैसे आपने देखा डोकलाम विवाद हुआ, 2017 में हुआ, 2021 में हुआ, तो ये जो विवाद हुआ, इसमें
एक तरफ से अमेरिका और रसिया का सपोर्ट मिल रहा था, चाहे वो वार मशीनरी देना हो, चाहे वो फाइटर जेट्स देने हो, ये सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन अगर ये दोनों साथ में आएंगे तो इसका खासा असर भारत पे पड़ सकता है इन फ्यूचर। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की जो रिलेशन है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच में हुआ तान्या। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन यहाँ पर भावना सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका को प्रस्ताव भेजने के लिए सिर्फ पाकिस्तान ही मिला था ईरान को। मतलब कि वो पाकिस्तान जो पाकिस्तान नहीं खुद कहेंगे, दूसरे देश, अफगानिस्तान कहेंगे। बिल्कुल वो पाकिस्तान जो खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, उस अमेरिका ने पाकिस्तान से ईरान को प्रस्ताव भेजा। ऐसी क्या मजबूरी थी? देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले भी मैं ये अपनी जनता से कह चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं जो है ना, ट्रम्प उन पर ही दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं जो उनसे नीचे वाले देश हैं, यानी कि चाइना पाकिस्तान। के पास नहीं जाते हैं कुछ करने। चाइना हाथ जोड़ के जाते हैं। हाँ, चाइना को उन्होंने सिर्फ एक प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने हुक्म दिया कि तुम बात करोगे ईरान से। अब वो क्या बातें थी, वो पॉइंट्स में समझिए आप। पाकिस्तान के जरिए ईरान को प्रस्ताव भेजा गया है। ना अभी जो वो चाइना में गए हैं, चाइना में जाके ईरान वॉर को रुकवाने की बात की गई है, मतलब चाइना से बात नहीं बन पाई, जो पाकिस्तान पे आना पड़ा। मतलब कि सिचुएशन ये नज़र आ रही है, क्योंकि रशिया भी ऑल ओवर हाथ से जा चुका है, रशिया भी अमेरिका के फेवर में नहीं नज़र आ रहा है। अब मतलब पाकिस्तान फेवर करेगा, जो खुद अपने युद्ध आज तक नहीं रुकवा पाता, वो पाकिस्तान ईरान और अमेरिका का रुकवाएगा। देखिए, उस पाकिस्तान से फेवर करने के लिए कहा जा रहा है जो कि ईरान के विमान रख कर बैठा था, और बाद में वो ट्रम्प को पता चला है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रम्प की दोहरी नीति भी दर्शा रही है, क्योंकि ट्रम्प उन पर ही दबदबा बनाने के लिए ट्राई करते हैं जिन पर उनका हुक्म चलता है, जिन पर नहीं चलता उनको सिर्फ प्रस्ताव रखा जाता है और सिर्फ रिक्वेस्ट करी जाती है। अब पाकिस्तान से दबदबा बनाते हुए क्या कहा है वो देख लीजिए आप। पाकिस्तान के जरिए ईरान को प्रस्ताव भेजा गया है। अब अमेरिका ने पाकिस्तानी मध्यस्थरों के जरिए ईरान को एक नया प्रस्ताव भेजा है। उस प्रस्ताव में क्या है, तेहरान के मध्यस्तर इस दस्तावेज की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया। देखिए, प्रस्ताव तो भेजा गया है, लेकिन उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं, वो अब तक क्लियर नहीं है। लेकिन उसकी समीक्षा कर रहा है। तेहरान ने ये बोल दिया, भैया रुको, पहले मैं वो देखूंगा कि वो जो पॉइंट्स हैं अभिषेक, वो ठीक हैं या नहीं है। कुछ भी अमेरिका के बोलने में, क्योंकि जो उन्होंने शर्तें रखी थी, तब से ईरान जो है वो अमेरिका की औकात जान गया है कि अमेरिका क्या कर सकता है। अमेरिका सिर्फ अपनी सोच सकता है और वो दूसरों की नहीं सोच सकता। वो सिर्फ सुपर पावर के नाम पर सिर्फ अपनी सोच रहा है। ऐसे में ट्रम्प ये कह रहे हैं, अब ट्रम्प एक धमकी दे रहे हैं कि अगर हमें सही जवाब नहीं मिला तो ये हमला बहुत तेजी से हो सकता है। देखिए, यहाँ पे धमकी भी दे, एक तरफ प्रस्ताव रख रहे हो, एक तरफ आप सीज फायर की बात कर रहे हो, और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि युद्ध कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप धमकी भी दे रहे हो कि अगर आपने प्रस्ताव नहीं माना तो कहीं ना कहीं युद्ध बहुत तेजी से, हमला बहुत तेजी से हो सकता है। और अगर हमला हो ही सकता है तो अभी तक अमेरिका किस चीज का वेट कर रहा था, अभी तक हमला क्यों नहीं कराया? कहीं ना कहीं उसे डर नहीं था कि उस पर परमाणु हमले हो जाएंगे। देखिए, आपने जैसा बात करा भिखारिस्तान का, मैं उसका पाकिस्तान की जगह में भिखारिस्तान का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो भिखारिस्तान है ही है। क्योंकि उसकी अगर डेप्थ की बात की जाए तो पूरा मिडिल ईस्ट से कर्जा लेके बैठा है, खासकर यूएई से, सऊदी अरब से। और अब देखिए, पैसों के लिए भिखारिस्तान क्या कर रहा है कि सऊदी अरब में जाके अपने 8,000 से ज़्यादा जो सोल्जर हैं उसको डिप्लॉयड कर दिया। सोचिए, अपने जो JF-70 जो जिसे उसको चाइना से भीख में मिला है, उसको भेज दिया उसने सऊदी अरब। तो इसकी तरह से ये मीडिएशन हो नहीं पाया। देखिए भावना जी, मीडिएटर कौन होता है? जैसे हमारी आपकी कोई दुश्मनी हो रही है, अगर कोई तीसरा वो है जो बीच में, जिससे हमारी दोनों की बनती है। लेकिन आज से नहीं, बल्कि आज से नहीं, आज़ादी से टाइम से, जब से ये पाकिस्तान पैदा हुआ है 1947 से, तब से वो अमेरिका का गुलाम रहा है। ये आप माने या ना माने, ये चीज़ सब जियो पॉलिटिकल ये बोलते हैं। लेकिन दोनों से तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो मुस्लिम देश है, तो कहीं ना कहीं वो ईरान से भी बनाने की कोशिश करेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो IMF से लोन चलता है उसका, तो ट्रम्प से भी नहीं बिगाड़ सकता। तो मध्यस्तर के रूप में अगर अमेरिका इस वे में देख रहे हैं तो वो सही है। लेकिन आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान की औकात ही क्या है। खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इंडिया से भीख मांग रहा है, और इसके बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा, तो आप कहाँ तक सही हैं? देखिए, वही तो मैंने बोला, तभी तो मध्यस्थता नहीं हो पाया, क्योंकि मध्यस्थता वो कराएगा जो कोई पावर हो। अगर हम इसमें करें भारत की नाम लें, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा मतलब पर्सनल राय नहीं है। ये जो रसिया के विदेश मंत्री, जो ब्रिक्स का भी मीटिंग होने वाला था, उसमें उन्होंने आया था कि सबसे अच्छा जो मीडिएटर हो सकता है वो हो सकता है भारत। और भारत क्यों हो सकता है? क्योंकि भारत का रिश्ता ईरान के साथ भी अच्छा है और इसराइल के साथ भी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ महीने पहले
फरवरी के महीने में शायद गए थे इजराइल में, और उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ वहाँ पे। खुद सोचिए प्रोटोकॉल तोड़ के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन एयरपोर्ट पे आते हैं, उनसे गले मिलते हैं, गले लगाते हैं, साथ में डिनर होता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पे जाते हैं और अपने जहाज़ पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो उनको मतलब रिसीव भी करते हैं और साथ में उनको छोड़ के भी आते हैं। ये देखिए दोस्ती जो है इजराइल का और भारत का, और अभी जो ये दोस्ती है और भी आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि इजराइल और भारत के बीच जो डिफेंस डील है ये होने वाली है। और बहुत ज़्यादा जो ड्रोन की बात करें या मिसाइलों की बात करें तो इजराइल भारत साथ में बनाने वाले हैं, तो ये दोस्ती है। अब बात करते हैं ईरान की। जैसा कि आपने कहा कि हाँ, भारत बहुत न्यूट्रल है, लेकिन वो जिस तरीके से और भी देश विरोध किए इजराइल का, माफ़ कीजिएगा ईरान का, उस तरीके से उसने नहीं किया। जब खामनेई का मौत शहादत हुई तो भारत के विदेश मंत्री ने उनकी पोस्टर लगाया, उनके फोटो लगाई और श्रद्धांजलि दी। ये सब चीज़ देखने को मिला। तो भारत आज से नहीं बल्कि वो 1947 से, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी सेट की थी, यानी नाम की, हम किसी के पक्ष में नहीं रहेंगे, हमारा जो न्यूट्रलिटी रहेगा वो खास देखने को मिला। एक तरफ वो निंदा भी कर रहा है, लेकिन हाँ उस तरीके से निंदा नहीं की जिससे विपक्ष ने सवाल भी उठाया। लेकिन ये तो ये हो सकता है, यहाँ पे सबसे अच्छा जो मीडिएटर है वो है भारत। लेकिन अभिषेक, लेकिन यहाँ पर भावना सवाल ये भी है कि कुछ चीज़ें हम किसी से रिक्वेस्टिंग वे में करवाते हैं। हाँ। लेकिन ट्रम्प का तो मतलब आउट ऑफ बॉक्सेस चीज़ें होती हैं, उनकी चीज़ें कभी रिक्वेस्ट में होती नहीं, उनका एज ए ऑर्डर कि मेरे को ये करवाना है। हाँ। पूरा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आता अगर देखा मैं जाए। बोलना चाहूंगा, देखो वो दबदबा किसको देते हैं? जो छोटे मोटे देश हैं। जैसे भावना ने बोला भी कि वो चाइना को दबदबा ऑर्डर नहीं देते, वो रशिया को ऑर्डर नहीं अभी देते। तक छोटे देशों की बात हो रही थी, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने नेतन्याहू को भी कहा है वो धमकी नहीं कि कहेंगे। जो मतलब जो वो कहेंगे सिर्फ वो वही करेंगे। हाँ। तो ये रिक्वेस्टिंग तो कहीं नजर ही नहीं आया। देखिए मैं बताती हूँ इसमें, अभिषेक थोड़ा सा मैं बोलती हूँ उसके बाद आप बोलिएगा। बिल्कुल देखिए मैं बताती हूँ। देखिए ट्रम्प ने ना ये बोला है कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा। तो कभी कभी ना ट्रम्प छोड़ते भी हैं बड़ी बड़ी बातें। आपको भी ये पता है, खोखली बातें ट्रम्प करने में एकदम माहिर हैं। ट्रम्प के कभी कभी ट्रुथ सोशल पर अक्सर ऐसे ट्वीट्स आते रहते हैं, लेकिन जितने फेक ट्वीट्स ट्रम्प करते हैं ना, उतने लगता है मेरे को कि कोई करता ही नहीं होगा, क्योंकि वो बोल देते हैं कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, बहुत बड़ा हमला होने वाला है, ईरान मध्यस्थ के लिए मान गया है, ईरान ने युद्ध खत्म कर लिया है, ईरान घुटनों पर आ गया है। लेकिन अब तक वो कितना सच हो पाया है ये पूरी दुनिया जानती है। अगर हम बात करें कि उन्होंने नेतन्याहू के बारे में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि ट्रम्प वही करेंगे, माफ कीजिएगा, कि नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं कहूँगा। इस लेटर ऑफ इंटेंट का मकसद, यानी कि देखिए जो पाकिस्तान के थ्रू ईरान में लेटर ऑफ इंटेंट भेजा गया है, ट्रम्प ने कहा है कि इसका मकसद ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम के बारे में ज्यादा ठोस पैमाने हासिल करने की कोशिश करना है। ट्रम्प ने मीडिया से बातचीत करते हुए भी ये कहा है कि ईरान के मामले में नेतन्याहू वही करेंगे जो मैं चाहूंगा। कैसे हो सकता है कि हर देश की अपनी एक पहचान होती है, अपना एक जवाब होता है। इजराइल अपने आप में एक सर्वोपरि देश है। कभी वो चाहेगा नहीं कि ट्रम्प ठीक है, दोस्ती ठीक है, लेकिन कोई देश ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी और की चीज़ मानूं। मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू इस बात पर मान जाएंगे। हालांकि ट्रम्प ये कह रहे हैं, तो इसमें अब कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए अगर हम मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स की बात करें भावना, तो ये आज से नहीं, ये पिछले कई दशकों से देखा गया है। देखिए जब से इजराइल बना है, इजराइल तो ऐसा नहीं कि पुरानी सभ्यता है, लेकिन उसको एक देश नहीं दिया, नाम नहीं दिया गया था। तो जब से इजराइल बना, तो अगर आप अब देखें तो इजराइल और अमेरिका को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आज जिस तरीके से इजराइल ने गाज़ा पे हमला किया या इजराइल ने जाके ईरान पे हमला किया, तो उसका जो फंड कहाँ से आ रहा है, सपोर्ट कौन दे रहा है? वो दे रहा है अमेरिका। और हम अमेरिका और इजराइल को अलग करके नहीं देख सकते। अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करता है या उसको बैठा के रखा है, क्यों रखा है? कि जिसके कारण उसका मिडिल ईस्ट में दबदबा बन सके, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जो जाके मिडिल ईस्ट में दबदबा बना के रखा है, दूसरे देश पे हमला करता है, आक्रमण करता है, जिसके कारण इजराइल का एक दबदबा है। और क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के देश है, खासकर सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह, जो ओमान वगैरह देश है, कंट्री है, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। क्या नहीं है इनके पास? टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास आर्मी नहीं है, जिसके कारण अमेरिका यहाँ फ़ायदा उठाता है। क्योंकि अगर आप देखें तो अमेरिका $1 बिलियन का
और अमेरिका अम- फायदा उठाना अच्छी तरह जी जानता है। बिलियन डॉलर का हथियार दे के बैठा बैठा है। क्यों देखे बैठा, अगर इसराइल ना होता तो हथियार की कोई ज़रूरत ही नहीं होती मिडिल ईस्ट में। तो जिसके कारण ये है। और उसके बाद जो दूसरी बात ने कहा कि आपने हड़काया, ट्रंप ने कॉल करके नेतन्याहू को हड़काया। हाँ, हड़का भी सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखें तो जो इसराइल है वो नौकर अमेरिका का है। आप तमाम पावर है, एटॉमिक पावर है, उसके बाद परमाणु बम है, लेकिन हाँ, आज की जो वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी सेट होती है, वहाँ पे इसराइलियों का, यहूदियों का खास बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसके कारण आप कह सकते हैं कि हाँ, अमेरिका और इसराइल एक जैसे देश हैं। लेकिन इस बेंजामिन नेतन्याहू ने जब आज से इंडिया जब प्रधानमंत्री गए थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम अब अमेरिका पे निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने साथ कहा कि हम चाहते हैं कि हम अपना जो जो हम भारत के साथ जो डील कर रहे हैं, जो साथ में हम हथियार बनाएंगे, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और इस एक्सपोर्ट के पैसों से हम जो कि अपना जो हम अपना देश को विकास करेंगे, डेवलप करेंगे। हम अमेरिका के अंदर, अमेरिका का जो दबदबा हमारे देश के अंदर है, चाहे फॉरेन पॉलिसी में हो या विदेश नीति में हो, उस पर हम कम करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन भावना यहाँ पर मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि क्या लगता है, जो भी हाल ही में शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात चल रही है, कुछ मुद्दों पर चर्चा हो रही है, क्या अमेरिका और रशिया के बीच में यानी कि उनके रिश्तों में दरार आने वाली है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? मतलब कुछ बड़ा दांव चलने वाले हैं शी जिनपिंग और पुतिन मिलकर? देखिए, पुतिन और मुझे लगता है जिनपिंग मिलकर कुछ ऐसा बड़ा तो करेंगे जिससे सीज फायर कहीं ना कहीं इस पर बात आए, क्योंकि नुकसान तो देखो चाइना को भी है। चाइना के जो हॉर्मुज से तेल वाली बात आती है, तेल कम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो चाइना को भी है। कहीं ना कहीं पुतिन भी ये चाहते होंगे, क्योंकि देखिए एक त्रिकोण है, इनकी दोस्ती का एक त्रिकोण है, चाइना हो या फिर रशिया हो या फिर ईरान हो, इन तीनों की दोस्ती है। तो कहीं ना कहीं वो यही चाहेंगे कि इसको जो है ये खत्म हो, युद्ध खत्म हो और कहीं ना कहीं एक रोजमर्रा की जिंदगी दोबारा से स्टार्ट हो। अगर बात करें देखिए हॉर्मुज की, तो ट्रम्प तो धमकी अभी भी दे रहे हैं कि हम हॉर्मुज खुलवा देंगे, हमें हॉर्मुज खुलवाना ही होगा, जैसे हॉर्मुज सिर्फ ट्रम्प का ही हो। लेकिन वो तो जग जाहिर है कि हॉर्मुज कोई ट्रम्प का नहीं है, वो ईरान का एरिया, ईरान के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं उस पर तो बातचीत होगी जो होगी। मुझे लगता है कि ईरान जो ये वसूल रहा है टैक्स, उस पर वो तो अब उसकी डील करवाएंगे। मुझे लगता है कि अब पुतिन आए हैं जिनपिंग से मिलने, तो वो कहीं ना कहीं उस पर एक बेहतरीन सी डील कराएंगे जहां दोनों एक पॉइंट पर आके सहमत हों। आपका क्या कहना है इस पर अभिषेक? आपने एक बात बोली, आपने बोला कि ट्रायंगल, एक तरफ चाइना, एक तरफ पुतिन यानी रशिया, एक तरफ ईरान। ये मैं मैप के थ्रू दिखाना चाहूँगा। जो ये चाइना का रीजन है और खासकर ये रसिया, चाइना और रसिया दोनों एक तरीके से पड़ोसी देश हैं। जो यूरेशिया यानी एससीओ की जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, देखें तो यहाँ पे ईरान हो गया। उसके बाद जो यूरेशिया कंट्री है, इधर देखी जाएगी तो उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो। तो जो एससीओ का ये गुट है, खासकर इधर पाकिस्तान भी एससीओ के अंडर आता है ईरान, और इसके अलावा तो यहाँ पे इस चीज़ों को वो मजबूत होगा एक तरीके से। ब्रिक्स तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन जो यूरेशिया के अंदर ये कंट्रीज़ हैं, इनको बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रही है और इसका फ़ायदा खासकर इन सभी कंट्री को होगा और एससीओ को होगा। क्योंकि एससीओ जो है और ब्रिक्स एक जो है, ये जो अमेरिका का जो ये कहते हैं कि अपने आप को कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं, इनको चैलेंज कर रहा है, G7 को चैलेंज कर रहा है। और खासकर अब ब्रिक्स अगर देखें तो अब G7 से बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि ब्रिक्स में जो कंट्री हैं वो वर्ल्ड की यानी टॉप 5 में आती हैं। चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, उसके बाद साउथ अफ्रीका भी है, उसके बाद अब यूएई भी शामिल हो चुका है ब्रिक्स में। तो ब्रिक्स की जो ये डोमिनेंस है ये बढ़ने वाली है। और इस बार जो ब्रिक्स की जो मेजबानी कर रहा है वो कर रहा है हमारा देश भारत। और इस तरीके से इस बार जो ब्रिक्स में होने वाला उथल पथल बहुत ही मायने रखने वाला है, खासकर पूरी जियो पॉलिटिक्स को बदलने वाला है। जियो पॉलिटिक्स में एक लाइन कही जाती है कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी, द फर्स्ट इज नेशनल इंटरेस्ट। जो इस तरीके से चाहे वो चाइना हो चाहे रसिया हो, ये दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ही काम कर रही हैं। क्योंकि देखिए चाइना को क्या फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि चाइना को रसिया से फ्री नहीं कहेंगे, मतलब सस्ते दामों में उसको गैस मिल रहा है, हाँ उसको तेल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा किसको नहीं मिला रसिया को। रसिया क्या चाहता था कि हम पाइपलाइन बनाएंगे साइबेरिया से लेकर के चाइना तक। जो पाइपलाइन है ये जो गैस जाएगा ये जाएगा, यानी देखिए ये हमारा ये चाइना है, ये रसिया है, इसके थ्रू पाइपलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मंगोलिया के पास से ये बॉर्डर्स के थ्रू आने वाला था। लेकिन इसके लिए चाइना ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हम देखिए इसमें उन्होंने साफ ऐसा नहीं बोला कि हम एक पे डिपेंडेंस नहीं रहेंगे। उनका मतलब ये जो मैं एज जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट समझूँ, जिस तरीके से एज ए जर्नलिस्ट समझूँ, तो उनको एक किसी देश कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। वो अगर आज वो रसिया पे डिपेंडेंट हो गए, पाइपलाइन बनवा दिया और 80-90% जो गैस है वो यहाँ से आ रहा है, तो
तो इस पे अगर फ्यूचर में, क्योंकि रसिया भी यूक्रेन में युद्ध में फंसा है, मान लो कभी यूरोप और रसिया का युद्ध हो जाए, हो भी सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एनार्की है, यहाँ पे क्या कुछ कब हो जाए ये कोई नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। तो इसकी वजह से जो चाइना है और खासकर शी जिनपिंग, ये बहुत बड़े डिप्लोमेट है। इनकी पॉलिटिक्स अगर जियो पॉलिटिक्स देखें तो बहुत देशों से बहुत तरीके से अलग है, बहुत चालाक देश है भावना, तो जिसके कारण वो ईरान पे भी निर्भर होना चाहता है, खासकर और जो मिडिल ईस्ट कंट्री में उस पर भी निर्भर होना चाहता है। देखिए वो तो बात, देखिए वो तो वक्त बताएगा कि कौन क्या होने वाला है, लेकिन मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर देखिए कितनी अहम है, ये जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती को कैसे छलका रही है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि गले और किसी देश से जो है जिनपिंग मिले हों। ट्रंप भी गए थे, ट्रंप भी बीजिंग की धरती पर कदम रख रहे थे, लेकिन इस तरीके से स्वागत मुझे नहीं लगता कि अभिषेक करा हो पुतिन ने। तो जिस तरीके से ये स्वागत किया गया है, गले मिला गया है, जिनपिंग जो है पुतिन के गले मिले हैं, तो यहीं से कहीं ना कहीं दोस्ती झलकती है दोनों देशों की, और लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान मुद्दे पर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा। जी तान्या। बिल्कुल भावना, अब ये देखना होगा कि हाल ही में जो चाइना और रशिया की मीटिंग, मतलब कि पुतिन की और शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है, उन पर किन मुद्दों पर बातचीत होगी और क्या कितनी चीज़ें अप्लाई होंगी। क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो यानी कि बीजिंग में जो मुलाकात होगी ईरान मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी उनके स्टेटमेंट सामने आए थे वो ईरान को लेकर ही थे। तो अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आएंगे। क्या ईरान अमेरिका वॉर को लेकर आएंगे या फिर रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर आएंगे, और दोनों ही वॉर में से किस पर पूर्ण विराम लगेगा। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे इस खास शो वॉर रूम के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।